Hello students, today's our topic is chemical reactions and equations. What is chemical reactions? Chemical reactions is a change in which one or more substance react to form new substance. Chemical reaction में क्या होता है, एक या एक से ज्यादा सबस्टेंस मिलकर रिएक्ट करते हैं, एक नया प्रोडक्ट, एक नया सबस्टेंस बनता है. जब उस सबस्टेंस में कोई चेंजेस आती हैं उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं. केमिकल रिएक्शन में जो भी सबस्टेंस हम ब्रेक कराते हैं उसमें क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स. जो भी बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक होने लगते हैं और क्या होता है, न्यू बॉन्ड्स बनना शुरू हो जाते हैं, फॉर्मेशन. जब न्यू बॉन्ड्स बनते हैं तब क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है और जब रिएक्शन हो रही है उन सबस्टेंस की तब एनर्जी क्या होती है, एक्वायर होती है. केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, फिजिकल चेंजेस नहीं होती हैं, केमिकल चेंजेस होती हैं. फिजिकल चेंजेस जैसे कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, जैसे डिस्टिलेशन होता है. डिस्टिलेशन में क्या होता है, हम चीजों को दोबारा से अलग कर सकते हैं. फिजिकल रिएक्शंस में हम चीजों को दोबारा से अलग करके उनकी उसी स्टेज में दोबारा ला सकते हैं. लेकिन केमिकल रिएक्शन में जो एटम्स एक बार न्यू बॉन्ड बना देते हैं उनको हम दोबारा वापस प्रीवियस स्टेज में नहीं लेके जा सकते हैं. उनको दोबारा फिजिकली हम चेंज नहीं कर सकते, ना ही केमिकली चेंजेस ला सकते हैं. इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए डेली लाइफ में जो कुछ रिएक्शंस हमारी लाइफ में होती हैं उनसे समझते हैं कि कैसी रिएक्शंस होती हैं. जैसे कि हम सांस लेते हैं, वी रिस्पायर, हम सांस लेते हैं अंदर और सांस छोड़ते हैं, ये भी एक प्रोसेस है. ये प्रोसेस क्या है, केमिकल प्रोसेस है. इनमें सब केमिकल्स के द्वारा हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में रिएक्शंस होती हैं. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन. इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिस्पायरेशन. इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं. तो ये एक बारी हम जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं उसके बाद वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट होके निकलती है, ना कि दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलती है. ये सारे केमिकल्स हैं. केमिकल्स जब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चले जाते हैं तो केमिकली वो दोबारा वापस उस फॉर्म में नहीं आते हैं, जो कि हम फिजिकली प्रोसेस, फिजिकल चेंजेस में देखते हैं कि वो दोबारा से हम उसी फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे मैग्नेटिज्म, जैसे कि हम लोहे को रखते हैं और उसके साथ मैग्नेट रखते हैं, उसको जब अपनी तरफ खींचते हैं तो वो उसकी तरफ चला जाता है. लेकिन जब मैग्नेट को हटा देते हैं नेल से तो नेल दोबारा अलग हो जाता है, मैग्नेट अलग हो जाता है. वो हो गया फिजिकल, जो हम अपने हाथों से अपने सामने चीजों को कर सकते हैं. वो फिजिकल स्टेज होगी. लेकिन जो केमिकल स्टेज होगी वो केमिकल्स के द्वारा होती है और वो कन्वर्ट दोबारा रिवर्सिबल नहीं है, वो रिवर्स नहीं होती है उन रिएक्शंस में. एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे हमें समझ आ जाए. जो भी हम खाना खाते हैं वो खाना हमारे शरीर में क्या होता है, हम जो फूड लेते हैं वो फूड हमारे शरीर में उसमें से जूसेस अलग हो जाते हैं और वो कन्वर्ट हो जाता है एक दूसरे फॉर्म में, जो हमारा शरीर डाइजेस्ट करता है और उसमें से जूसेस अलग कर देता है, फाइबर्स अलग कर देता है. वो हमारे शरीर में भी वो एक प्रोसेस है. वो कौन सी प्रोसेस है, डाइजेशन. डाइजेशन प्रोसेस भी एक बारी बॉडी में जब हो जाती है वो दोबारा कन्वर्ट नहीं है, रिवर्सिबल नहीं है. इरिवर्सिबल प्रोसेस है केमिकल रिएक्शंस. एक और एग्जांपल के लिए, जितने भी आयरन की चीजें हैं, जैसे कि आयरन के पैन हो, आयरन नेल हो गया, जो हमारे कील होते हैं, इनको हम जब ह्यूमिड में, अपने एटमॉस्फेयर में जब मॉइस्चर होता है वो उसके कांटेक्ट में आते हैं तो उसमें क्या होता है, रस्टिंग हो जाती है, क्या जंग लग जाती है. जब एक बारी आयरन को रस्ट लग जाता है वो दोबारा रिवर्सिबल नहीं होता है, वो क्या रहता है, इरिवर्सिबल. उसमें जो चेंजेस हैं वो चेंजेस दोबारा नहीं. तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, रस्टिंग प्रोसेस. या फिर दूध को आप अब रूम टेम्परेचर में सारा दिन छोड़ दो तो उसमें क्या होता है, केमिकल्स चेंज होने लगते हैं. तो वो दूध में भी क्या होता है, फर्मेंटेशन. कौन सी प्रोसेस होती है, फर्मेंटेशन प्रोसेस. उस फर्मेंटेशन प्रोसेस से क्या होता है, दूध अपनी स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. दूध क्या बन जाएगा, या तो कर्ड या फिर पनीर की शेप ले लेगा. तो दूध में भी चेंजेस आती हैं, ये दोबारा से दूध नहीं बन सकता है. ये सारी की सारी क्या है, केमिकल चेंजेस हैं जो इरिवर्सिबल है, दोबारा रिवर्स नहीं हो सकती हैं जिस फॉर्म में. तो ये सारी जो रिएक्शंस हैं हमारी डेली लाइफ में होती हैं. क्या है ये चीज,
कैसे होती हैं ये सारे क्या है, केमिकल रिएक्शंस है। इन सब चीजों में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इसकी वजह से ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमेशा याद रखना है जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो इरिवर्सिबल है, एक बार वो कन्वर्ट होगी दोबारा नहीं है, चेंज उस वापस प्रोसेस में होगी। दूध का ही एग्जांपल लिया हमने, जैसे दूध रूम टेम्परेचर में रख दें तो उसमें फर्मेंटेशन हो जाएगी, वो कन्वर्ट कर लेगा दूसरी फॉर्म में, उसका कर्ड बन जाएगा, उसका पनीर बन जाएगा। वैसे ही रस, आयरन में रस लग जाएगी, खाना जब हम खाते हैं जिस फॉर्म में, हमारे शरीर के अंदर डाइजेशन प्रोसेस होने के बाद वो खाना उस फॉर्म में नहीं रहता है, वो अपने दूसरे फॉर्म्स में आ जाता है, जिससे जूसेस अलग से और फाइबर अलग से निकलता है और हमारी बॉडी के सारे प्रोसेस होते हैं। हमारा सांस लेना भी, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल किया, ऑक्सीजन को एक्सहेल किया, तो ये सारी प्रोसेस जो रिस्पायरेशन प्रोसेस है, रस्टिंग प्रोसेस है, डाइजेशन प्रोसेस है, फर्मेंटेशन प्रोसेस है, ये सारे के सारे क्या है, केमिकल रिएक्शंस हैं। अब केमिकल रिएक्शंस ये तो हो गया हमारी डेली लाइफ में जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि ये सब प्रोसेस होती है, ये सब क्यों कन्वर्ट होता है, सारा केमिकल रिएक्शंस की वजह से होता है। अब केमिकली हम लोग ले लें, मैग्नीशियम को ले लें, मैग्नीशियम एक रिबन को ले लें, जब हम उसे उसको ऑक्सीजन के सामने, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको जब जलाते हैं तो वो मैग्नीशियम ना रहकर मैग्नीशियम ऑक्साइड्स बन जाता है। जब भी कोई एलिमेंट ऑक्सीजन में जाके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्साइड्स में, जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन ऑक्साइड बन जाता है। इसमें क्या हो गया, केमिकल रिएक्शंस हो गए। केमिकल रिएक्शन होने से ऑक्सीजन अपनी फॉर्म से ऑक्साइड में बन जाता है। जैसे कि हमने केमिकल रिएक्शन में कहा, एक या एक से ज्यादा सबस्टेंस रिएक्ट होके एक नया सबस्टेंस बनाता ये है। इसी तरह से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो अलग सबस्टेंस है, ये दोनों अलग अलग फॉर्म में है, दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं, सबस्टेंस है, दोनों जब रिएक्ट हुए एक नया सबस्टेंस बनाया। जरूरी नहीं है कि एक ही सबस्टेंस बने, एक से ज्यादा सबस्टेंस भी बन सकता है, लेकिन ये एग्जांपल के लिए सबसे छोटी एग्जांपल लिए मैंने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब रिएक्ट होते हैं तो वो बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड्स। तो ये क्या हो गया, इसमें क्या हुआ, केमिकल रिएक्शंस हुए। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आया तो मैग्नीशियम में क्या हो गया, ऑक्सीजन ने ऑक्साइड फॉर्म बना दिया, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब जो भी हमारे एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड होते हैं वो क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स, और जो इस एरो के राइट हैंड साइड होते हैं वो हमारे होते हैं प्रोडक्ट्स। केमिकल इक्वेशंस में रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट्स होते हैं। रिएक्टेंट्स हमेशा हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं एरो के, और एरो के इस तरफ हमारे हमेशा प्रोडक्ट्स होते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जिंक। जिंक को हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया। जब जिंक ग्रेन्यूल्स को हम लोगों ने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें मिला जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये एरो क्या बताता है, एरो मींस गैस। जब भी हम एरो अपवर्ड में लिखते हैं तो उसका मतलब वो चीज क्या है, गैस की फॉर्म में है। तो जिंक क्या हुआ, जिंक रिएक्ट किया दूसरे सबस्टेंस से और एक नया ही सबस्टेंस बना, वो बना जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो एरो क्या बताता है, एरो बताता है कि ये गैस है। अच्छा, जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो हमें कैसे पता चला कि केमिकल रिएक्शंस हो रही है, ये तो कुछ क्या है, केमिकल है, जो हम लोग प्रैक्टिकल लैब्स में ही पता कर सकते हैं। वैसे हम लोग कैसे ऑब्जर्व करें, कैसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसमें केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। कुछ 5 आइडेंटिफिकेशन है केमिकल रिएक्शंस की, जिन्हें हम लोग देख के बता सकते हैं कि इन सबस्टेंस में क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला क्या है, चेंज इन स्टेट। उसकी क्या होगी, उन सबस्टेंस की क्या है, स्टेट ही चेंज हो जाएगी। स्टेट से मतलब क्या है, लिक्विड, गैसेस और सॉलिड स्टेट्स। मे बी जो हम लोग सबस्टेंस ले रहे हैं रिएक्शन करने से पहले, वो लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, स्टेट सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, गैसेस फॉर्म में होता है, लेकिन जब वो रिएक्ट करेगा तो वो अपनी फॉर्म में अपनी स्टेट को, फॉर्म को चेंज कर देगा। लिक्विड है तो सॉलिड बन जाएगा, मे बी सॉलिड है गैस बन जाएगा। जैसे कि इस एग्जाम्पल में हाइड्रोजन डाइल्यूट फॉर्म में था, क्या, सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट फॉर्म था, और यहाँ से जो H2 है, H2 गैस बन गया, तो ये अपनी स्टेट चेंज करता है। उससे भी हम लोग पता कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। दूसरा, चेंज इन कलर। जो भी सबस्टेंस है जब वो रिएक्ट होते हैं और रिएक्ट होकर जो नया हमारे पास प्रोडक्ट आता है उसमें क्या होता है, कलर
चेंज हो जाते हैं। जो भी सबस्टेंस होते हैं हमारे लिए अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं। जब भी इसमें रिएक्शन होता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि इसमें केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। तीसरा क्या है, एवोल्यूशन ऑफ गैस। जब भी हम उन सबस्टेंस को रिएक्ट करवाते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, जैसे वो हीट अप हो जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा एक्वायर एनर्जी एंड रिलीज एनर्जी। केमिकल रिएक्शन जब होते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं, तो क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज होती है। जो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज मीन्स कुछ हीट निकल के आ रही है। वो हीट किस फॉर्म में जाती है, गैस की फॉर्म में जाती है। तो जब भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं या तो उसमें से गैस निकल सकती है। जरूरी नहीं है कि ये सारे के सारे हो, लेकिन कोई भी एक स्टेट जो हमें दिखे जिससे हम लोगों, एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा स्टेट्स भी हो सकती है कोई भी रिएक्शन करते वक्त, लेकिन ये सारी इंडिकेशंस हैं हमारे लिए कि इसमें केमिकल इक्वेशंस हो रही हैं। फोर्थ वन इज चेंज इन टेम्परेचर। उसका टेम्परेचर कम ज्यादा हो सकता है। जैसे कि रिएक्शन करवाने से पहले जो भी हमने सबस्टेंस लिए उनको अपनी फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आने के लिए शायद एक्वायर एनर्जी, उनको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी लेनी पड़े। तो जब रिलीज हो तो कम एनर्जी आए या ज्यादा एनर्जी आए, तो एनर्जी का भी लेवल कम ज्यादा हो सकता है। तो इससे भी हमें पता चलता है, जब टेम्परेचर कम ज्यादा होता है उससे हमें पता चलता है कि रिएक्शन हो रही है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था डेली लाइफ में, दूध को हम लोग नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रख देते हैं। सर्दियों के दिनों में अगर रूम टेम्परेचर में रख देते हैं तो दूध इतनी जल्दी फर्मेंटेट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर जो है, जो दूध को ठीक रखने का टेम्परेचर है, जो दूध में फर्मेंटेशन नहीं लाता है, सर्दियों के दिनों में वो टेम्परेचर उसी टेम्परेचर पे रहता है, इसलिए फर्मेंटेशन नहीं होता। लेकिन ड्यूरिंग द समर हमारा जो टेम्परेचर होता है वो 30 डिग्री सेल्सियस अबव रहता है, जो कि दूध को दूध की फॉर्म में, ग्लूटोन की फॉर्म में रखने में नहीं है। वो टेम्परेचर ज्यादा है तो जो दूध में ग्लूटोन है वो ग्लूटोन चेंज हो जाएगा अपनी फॉर्म से, तो उसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस होना शुरू हो जाएगी। तो सर्दियों के दिनों में दूध कर्ड की फॉर्म में अपने नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं आता, हमें उस वक्त उसका टेम्परेचर ज्यादा करना पड़ता है। लेकिन गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा रहता है तो फर्मेंटेशन प्रोसेस हो जाता है। वैसे ही लोहे के साथ हमने कहा रस्टिक होती है, सब सिर्फ ह्यूमिड टेम्परेचर में जब मॉइस्चर होता है। नॉर्मल गर्मियों में और सर्दियों में रस्टिक नहीं होती है क्योंकि वो टेम्परेचर वैसा नहीं है। सो चेंज इन टेम्परेचर, जैसे ही टेम्परेचर में चेंजेस आती है तो रिएक्शन होना शुरू हो जाती है। और फिफ्थ चीज है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। और जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें प्रेसिपिटेट्स आते हैं। प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं, जैसे ही कोई सबस्टेंस को हम रिएक्ट कराते हैं उसमें से फ्यूम्स निकलते हैं। फ्यूम्स मतलब बबल से बन के आते हैं, उसमें से बाल से बस के आते हैं। वो अगर जब आ रहे हो, फ्यूम्स आ रहे हो, प्रेसिपिटेट्स आ रहे हो, तब भी हमें पता चलता है कि इसमें केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। जब भी हम लोगों केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं तो हमें ये 5 स्टेट्स हैं, फिजिकल स्टेट्स हैं ना, ये केमिकल स्टेट्स नहीं है, फिजिकल स्टेट्स हैं, जिन्हें हमें देख के बता सकते हैं कि हाँ इन सबस्टेंस के बीच में क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। ये सारी की सारी 5 स्टेट्स क्या है, फिजिकल चेंजेस हैं, जो हम खुद अपनी आई से देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ इन सबस्टेंसेस के बीच में केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। I think so you all of you understood this chemical reaction. अब नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन के बाद आता है केमिकल इक्वेशंस। नेक्स्ट है केमिकल इक्वेशंस। हमारा केमिकल इक्वेशंस क्या है, केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है। जो केमिकल रिएक्शन है वो ही केमिकल इक्वेशंस है। लेकिन केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए हम लोगों को कुछ चीजें चाहिए जो एक प्रॉपर एक फॉर्म में लिखी जाती है, जो बताता है कि ये केमिकल इक्वेशंस है। उस फॉर्म में हमें क्या क्या चाहिए, एक एरो चाहिए। जब ये एरो हो तो पता चलता है कि केमिकल इक्वेशन है। जैसे सपोज मैंने Mg लिख दिया, O लिख दिया, ये क्या है, I लिख दिया, मैग्नीशियम, आयोडीन, ऑक्सीजन, ये सिर्फ क्या है, ये सब एलिमेंट्स है। ये रिप्रेजेंट करेंगे सिर्फ एलिमेंट्स को, ना कि केमिकल इक्वेशन हो रही है। केमिकल इक्वेशन होने के लिए हमें कुछ रिप्रेजेंटेशन चाहिए। उन रिप्रेजेंटेशन में हमें सिंबल्स चाहिए। सिंबल्स मींस जैसे Mg है, Mg क्या है, मैग्नीशियम का सिंबल है, O ऑक्सीजन का सिंबल है। केमिकल इक्वेशन लिखते समय हम पूरे उसके स्पेलिंग्स नहीं लिखते, हम उनके सिर्फ क्या लिखते हैं, सिंबल्स लिखते हैं। आपने पिछली क्लास में पढ़ा ही होगा, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल्स होते हैं। कितने एलिमेंट्स होते हैं, प्रेजेंटली 118 एलिमेंट्स हैं, लेकिन अभी रिसर्च चल रही है 119 एंड 120 की। इन फ्यूचर में भी 120 हो, लेकिन एट प्रेजेंट हम 118 एलिमेंट्स की पे स्टडी कर रहे हैं। और
केमिकल इक्वेशन में हमें चाहिए सिंबल्स चाहिए, सो मैंने इसीलिए Mg लिख दिया। Mg क्या है, मैग्नीशियम का सिंबल है। और प्लस साइन भी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, जो हम लोग जितने हम लोग सबस्टेंस ले रहे हैं उनको ऐड ऑन करते चलेंगे। तो प्लस सिंबल भी क्या होगा, रिप्रेजेंट करेगा कि ये केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं। ये एरो इंडिकेट करता है, एरो के जिस तरफ क्रोकोडाइल का ये साइन हो वो हो गया हमारा प्रोडक्ट, इस तरफ जो बनकर आया है, जो न्यू सबस्टेंस आया, और जो पीछे वो है हमारा रिएक्टेंट। और इसके अलावा हम क्या यूज करते हैं, SLGAQ, S मीन्स सॉलिड, L मीन्स लिक्विड, G मीन्स गैस, AQ मीन्स एक्विस। ये बताते हैं कि हमारा सबस्टेंस किस फॉर्म में लिया है, लिक्विड फॉर्म में लिया है तो इसके आगे हम लोग L लिख देंगे ब्रैकेट में, सॉलिड फॉर्म में लिया है तो S लिख देंगे, गैसेस फॉर्म में लिया है तो G लिख देंगे, एक्विस फॉर्म में लिया है तो एक्विस। एक्विस क्या है, एक्विस हो गया ना तो वो प्रॉपर्ली सॉलिड है ना ही प्रॉपर्ली वो लिक्विड है, तो वो एक सोल्यूशन है, ना ही सॉलिड फॉर्म में ना लिक्विड फॉर्म में, एक जेल फॉर्म टाइप हो गया, वो हो गया हमारा एक्विस फॉर्म में। ये होगी हमारा केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करने के लिए। हमें पहले चाहिए, सबसे पहले सिंबल चाहिए, फिर प्लस साइन चाहिए, फिर एरो चाहिए, देन जो हमारा ये हमारा इस तरफ प्रोडक्ट हो गया, उस तरफ हमारा रेक्टेंगल हो गया। जैसे कि मैंने ऊपर वाली इक्वेशन में लिखा है, एरो की इस तरफ जो है हमारे रेक्टेंगल है, एरो की इस तरफ हमारे प्रोडक्ट हैं। ये हो गया केमिकल इक्वेशन लिखने का तरीका। अब केमिकल इक्वेशंस में दूसरी चीज क्या आती है, हमें क्या देखना है जो इंपॉर्टेंट है। सपोज मैंने ये एग्जांपल के तौर पे ये जैसे Mg+O2 लिखा और यहाँ पे MgO लिखा। अब देखो क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है कि क्या होती है बैलेंस इक्वेशन। मैं फिर से आपको रिकॉल करवा देती हूँ। Mg+O2, यहाँ पे हमारे मैग्नीशियम कितने, लेफ्ट हैंड साइड, एरो के इस तरफ क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड, एरो के उस तरफ हो गया राइट हैंड साइड। यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे भी 1 है। ऑक्सीजन वहां पे कितने, 2 हैं लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पे कितने, 1 है। अब ये क्या हुआ, बैलेंस हुई कि नहीं हुई, नहीं, जितने लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं उतने ही राइट हैंड साइड पे है। केमिकल इक्वेशन होने का मतलब ये नहीं है कि जो भी हमने सबस्टेंस लिए हैं वो कम ज्यादा हो जाएंगे, सबस्टेंस कम ज्यादा नहीं होते हैं, जितने हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं उतने ही हमारे राइट हैंड साइड पे होते हैं। केमिकल इक्वेशन होने का मतलब कभी भी नहीं होता है कि कुछ कम हो जाएगा कुछ ज्यादा होगा, जितने हमने रेक्टेंगल लिए हैं लेफ्ट हैंड साइड उतने ही हमारे राइट हैंड साइड पे होंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमें करने का। अगर तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस नहीं है तो इसमें केमिकल इक्वेशंस नहीं हो रही हैं, अभी भी ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं ये रिएक्ट नहीं हुए हैं, अभी भी अनरिएक्टिव हैं, ये दोबारा रिएक्ट कर सकते हैं जब तक ये बैलेंस नहीं होंगे। तो MgO2 गिव्स राइज टू, एरो को हम क्या पढ़ते हैं गिव्स राइज टू MgO। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन 1 है, तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई, अनबैलेंस्ड। ये कौन सी हो गई, अनबैलेंस्ड। तो अनबैलेंस इक्वेशंस कभी भी केमिकली इक्वेशंस फुल कंप्लीट नहीं होती है। कंप्लीट तभी होंगी जब हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। तो हमें इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, Mg यहाँ पर कितने हैं, 1 है, ठीक है, ऑक्सीजन 2 है, तो हमें राइट हैंड साइड पे भी ऑक्सीजन 2 करने पड़ेंगे। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 MgO, लेकिन अब क्या हो गया, राइट हैंड साइड पे मैग्नीशियम कितने हो गए, 2 हो गए, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड पे भी मैग्नीशियम बढ़ाने पड़ेंगे, तो इसलिए मैग्नीशियम को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो नीचे मैग्नीशियम कितने हो गए, 2 हो गए, यहाँ पे भी मैग्नीशियम 2 हो गए। ऑक्सीजन कितने, O2 का क्या मतलब हो गया, ऑक्साइड्स हैं ये, सॉरी ऑक्सीजन है ये O2 मीन्स 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके O2 बनाया है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 करने पड़ेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ। अब ऑक्सीजन भी ये क्या मल्टीप्लाई हो रहा होता है, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, मैग्नीशियम भी 2 हो गया, वहां पे भी मैग्नीशियम भी 2 हो गए, ऑक्सीजन भी 2 हो गए। तो ये हमारी अब क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन। ये हमारी क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने ली है सोडियम, Na क्या हो गया, सोडियम प्लस H2O वाटर, सोडियम प्लस वाटर गिव्स राइज टू सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, OH क्या हो गया, हाइड्रो ऑक्साइड। सोडियम प्लस वाटर गिव्स राइज टू सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस क्या बोला मैंने ऊपर, हाइड्रोजन गैस। ये क्या है, हाइड्रोजन गैस। तो एरो से मैंने क्या बता दिया कि ये हाइड्रोजन गैस है।
इसी तरह से देखो यहाँ सोडियम 1 है, यहाँ सोडियम 1 है लेफ्ट हैंड साइड पे, कंप्लीट है। नेक्स्ट H2 कितने हैं, 2 है, यहाँ पे H2 कितने हो रहे हैं, 2 + 1 3 हो रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे ये 2 है, यहाँ पे ये हमारे 3 है, तो ये कंप्लीट नहीं है, हमारे अनबैलेंस्ड है, यहाँ ज्यादा है वहाँ कम है, तो इसको केमिकल इक्वेशन। सो हमारी जो सेकेंड इक्वेशन है वो भी अनबैलेंस्ड है, तो ये केमिकली इक्वेट नहीं हुई है, कंप्लीटली इक्वेट नहीं हुई है, तो इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए हमने अभी देखा कि नाइट्रोजन पूरे हैं और हाइड्रोजन ज्यादा हो रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, जितने हमारे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी सबस्टेंस हैं उनको हमें कंप्लीट करने हैं। नाइट्रोजन यहाँ पे 1 था, यहाँ 1 था, तो वो हमारा कंप्लीट था। हाइड्रोजन हमारे 3 हो रहे हैं, यहाँ पे 1 हो रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड हमें हाइड्रोजन बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये यहाँ पे H2 है, H2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब यहाँ पे H कितने हो गए, 2 × 2 ये मल्टीप्लाई होते हैं, 2 × 2 4 हो जाएंगे यहाँ पे हाइड्रोजन लेंगे, यहाँ पे तो 2 है, तो हमें सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH हो गया सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई किया, अब सोडियम यहाँ 2 है तो यहाँ 2 करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और यहाँ पे भी 2, तो हाइड्रोजन अब यहाँ पे भी 2 हो गए, और यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड पे भी 2 हो गए, राइट हैंड साइड पे भी 2 हो गए, और हमारे ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 हो गए, ऑक्सीजन भी हमारे कंप्लीट है, और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 × 2 = 4, और यहाँ पे कितने हो गए हमारे हाइड्रोजन भी, 2 यहाँ हो गए और 2 यहाँ हो गए, 4 हो गए, तो ये हमारे 4 यहाँ हो गए और 4 यहाँ हो गए, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड अब राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हमारी ये इक्वेशन भी क्या है, कंप्लीट है। तो ये इक्वेशन अब क्या होगी, बैलेंस्ड इक्वेशन, तो ये क्या होगी हमारी केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन के इस तरफ हमारे रिएक्टेंट और इस तरफ प्रोडक्ट, तो कहने का मतलब क्या है, हमारे रिएक्टेंट बराबर है हमारे प्रोडक्ट के, तो हमारी केमिकल इक्वेशन भी कंप्लीट है। तो इसको कहते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन, जहां पे हमारे एलिमेंट्स कंप्लीट ना हो उसे कहते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो ये हमारी केमिकल इक्वेशन को लिखने का स्केलेटन है, रिएक्टेंट गिव्स राइज टू प्रोडक्ट। थैंक्स स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं।